स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोतवाली पुलिस ने किया चोर गिरोह का पर्दाफाश। 4 लाख के जेवरात किए बरामद। 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल। जमीन विवाद को लेकर चाचा ने की भतीजे की हत्या। कांग्रेस की प्रचार प्रसार समिति की बैठक। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा की तैयारी। भाजपा की पोल खोलने लेंगे सभाएं। पुलिया से मोटरसाइकिल सहित गिरने से एक युवक की मौत। और अध्यापकों ने की मूल शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग। मुख्यमंत्री से बाधा निभाने की लगाई गुहार। और अब समाचार विस्तार से। शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों में कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। रविवार को पुलिस ने चोरों की गैंग का पर्दाफाश करते हुए चोरी की घटनाओं में लिप्त गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के पास से सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपियों में से 2 आरोपी नाबालिग बताए गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गैंग के सदस्य पहले सूने घर की रैकी करते थे, फिर रात में सूने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। बताया जा रहा है कि गैंग के सभी सदस्य महंगे शौक पूरा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस के हत्थे चढ़े इन आरोपियों में जरेरा निवासी बहादुर मरकाम, रितेश उर्फ भोला यादव, जागपुर निवासी इंद्रजीत बसेने और तुमड़ी टोला निवासी समीर परते बताए गए हैं, जबकि अन्य 2 आरोपी नाबालिग बताए गए हैं। थाना कोतवाली क्षेत्र में और बालाघाट क्षेत्र में चोरी की जितनी भी घटनाएं हो रही थी, उसको देखते हुए हमने एक टीम गठित करी गई थी, जिसमें प्रत्येक जगह पे मुखबिर हमने लगाए हुए थे। तो हमें मुखबिर की सूचना पे पता चला कि बहादुर निवासी जरेरा का अलग अलग जगह पे घूमकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पूछताछ के लिए जब उसको थाने पर लाया गया तो उसने चोरी की घटनाएं बताई और अपने साथ 3 साथियों को बताया और 2 अपचारी बालक थे। ऐसे हमने कुल 6 लोगों को यहाँ लाया था, जिसमें 4 चोरी के आरोपी हैं और 2 अपचारी बालक हैं। और उनसे पूछताछ करने पर थाना कोतवाली की 6 चोरियाँ जो हैं उसमें मशरूका बरामद हुआ है। लगभग 4 लाख रुपये का मशरूका इसमें बरामद हुआ है। मैम, कितने आरोपियों को पकड़े थे आपने अभी मामले में? 4 आरोपी हैं और 2 अपचारी बालक। मैम, कुछ ऐसे आरोपियों को पकड़े गए थे जिनके द्वारा बताया गया संदेह के रूप में उनको माल बेचा गया, उनको भी छोड़ दिया गया, ऐसा कुछ अभी इस मामले में सामने आ रही है? पूछताछ के लिए अन्य मामलों में लाया गया था उन्हें। जब उनसे कुछ ऐसी घटना के बारे में जानकारी नहीं हुई तो पूछताछ के बाद उनको रवाना कर दिया। मैडम, आरोपियों द्वारा बोला गया है कि उनसे बेचे, उनने खरीदा है दुकान में माल, ऐसा कुछ? वहाँ गायत्री ज्वेलर्स के नाम से एक ज्वेलर्स संचालित होती है, संचालक को भी पकड़ के लेके आए हैं और उससे पूछताछ की। उनसे चोरों ने बताया कि उन्होंने माल वहाँ बेचे हैं। चोरी की जितनी भी घटनाएं थी उनके बारे में पूछताछ हुई थी। पूछताछ के लिए लाया गया था। जब अन्य मामले में कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली तो पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया गया। मैडम, खरीदार को नहीं बनाया गया आरोपी का? खरीदार जो माल खरीदे चोरी का, उनको आरोपी नहीं बनाया गया? माल इनके घर से बरामद हुआ था। मतलब माल भी कहीं नहीं है, माल इन्हीं के पास घर से बरामद। मैम, इसमें बताया जा रहा है जो कोई निगरानी बदमाश भी थे। भोला जो है निवासी। जिला कांग्रेस प्रचार प्रसार समिति की बैठक रविवार को आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित कांग्रेसियों को चुनाव को लेकर बनाए गए कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कार्य योजना समझाई गई। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने बताया कि भाजपा के झूठे वादों की पोल खोलने के लिए 31 अगस्त तक सभाएं की जाएंगी। बताइए सर, ये जो बैठक आयोजित की, कौन सी बैठक थी? ये प्रचार प्रसार समिति की मीटिंग थी और मध्य प्रदेश प्रचार प्रसार समिति ने जो एजेंडा दिया है 45 दिन का, उस एजेंडा को कैसे क्रियान्वित किया जाए उस संबंध में आज ये शहर कांग्रेस कमेटी की मीटिंग रखी गई थी। जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे। मुख्य रूप से इसमें NOCI और यूथ कांग्रेस के द्वारा जो है एक युवाओं का सेमिनार आयोजित करने का है। उसमें रजिस्ट्रेशन होगा युवाओं का और उनके साथ
जो केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने जो झूठे वादे किया है उस संबंध में भी विचार विमर्श उस पर क्या किया है। उसी तरह से महिला कांग्रेस का भी सेमिनार होना है। उनके साथ भी जो जातीय हुई है मध्य बालाघाट जिले में महिलाओं पे अत्याचार, उसको भी संकलित करके उनका भी एक सम्मेलन होना है। और साथ ही साथ हर हाट बाज़ारों में सभाएं होनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में जो अंतर, भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे, वो सब बोल खोलो अभियान के तहत वो पूरी जो है ये सभाएं हर विधानसभा क्षेत्रों में। प्रेम प्रसंग के चलते गर्भवती हुई लड़की को उसके प्रेमी ने गर्भपात की दवा खिला दी, जिससे प्रसव के दौरान 7 माह के बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक डोंगरिया निवासी प्रेमी दीपक धुर्वे ने इस युवती को दवा खिलाई और दर्द होने पर बैहर के अस्पताल में उसे भर्ती किया। वहां से उसे बालाघाट रेफर कर दिया गया। इस बीच रास्ते में ही प्रसव हो गया और नवजात शिशु की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस द्वारा अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच की गई। क्या नाम है आपका? दीपक ध्रुव। अच्छा, जो लड़की को भर्ती जो करवाए थे, कौन थी वो आपकी गर्लफ्रेंड? क्या ना क्या कौन सी गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड। कहाँ रहते हो आप? डोंगरिया। 1 वर्ष हो गए। 1 वर्ष हो गए थे। ITI। तो शादी कर ली थी क्या आपने? नहीं। क्यों नहीं करते शादी? सर बता ही नहीं थे अपने। सर आपका परिचय बताया। मैं डॉक्टर लांजेवार, RMO जिला चिकित्सालय बालाघाट से। सर नवजात शिशु का लाया है आज मृत अवस्था में, क्या मामला है सर पूरा? हाँ, आज मुझे सुबह ही ये ज्ञात हुआ कि एक नवजात शिशु को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। और मामले के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि यह बैहर थाने के अंतर्गत आता है। और इसमें यह है कि भाई लड़की अविवाहित है और 7 महीने का गर्भ था उसका, और किसी कारणवश उसने कोई दवाइयाँ खाई थी, जिससे अचानक उसके पेट में दर्द हुआ। दर्द के कारण उसे बैहर अस्पताल लेके जाया गया। और उसके बाद वहाँ पे डॉक्टर ने चेक करके उसे बालाघाट रेफ़र कर दिया गया। इनके परिजनों का कहना है कि भाई वो रास्ते में ही डिलीवर्ड हुई, जिसने एक नवजात शिशु को जन्म दिया। अभी पोस्टमार्टम करने के बाद ही मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकता, देखते हैं। बाकी मृत अवस्था में जिला अस्पताल है? हाँ, बिल्कुल मृत अवस्था में लाया गया। और बच्चे की जो माँ है उसको अभी जिला चिकित्सालय अस्पताल के गायनी वार्ड में एडमिट रखा गया है। उसकी देखरेख और चिकित्सकीय देखरेख में रखा गया है, उसका इलाज चल रहा है। सर क्या गर्भपात का मामला लग रहा है क्या? अभी तो कुछ कह नहीं सकता, पर हो सकता है कि मान सकते हैं पॉसिबिलिटी कि अगर उसने कोई दवाइयाँ खाई है तो हो सकता है कि अचानक उससे गर्भपात हुआ। जुलाई का महीना समाप्त होने के बाद भी जिले के कई क्षेत्रों में बारिश की स्थिति अच्छी नहीं है। इनमें लालबर्रा क्षेत्र का ग्राम कनकी भी शामिल है। यहाँ के किसान बताते हैं कि उन लोगों ने 5-5 एकड़ जमीन में कर्ज लेकर धान रोपण किया था, लेकिन बारिश नहीं होने से खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं। यदि बारिश नहीं हुई तो कर्ज कैसे चुका पाएंगे? खेत लगाया हुआ आपने? 5 एकड़ खेत में लगा, लेकिन पानी का पर्याप्त नहीं है यहाँ पर। फसल की कंडीशन बेकार है और पूरी दरारें पड़ चुकी है यहाँ पर, है ना। तो कोई साधन नहीं है पानी का यहाँ पर। मैं देख रहे हैं, हम लोग खुद ही दिख रहा है। तो अकाल की स्थिति पड़ सकती है? पड़ सकती है। तो क्या ऊपर वाले के भरोसे क्या सिंचाई नहर वर की भी? देखो ऊपर वाला तो जो है, लेकिन सिंचाई यदि पर्याप्त है तो उससे उम्मीद कर सकते हैं अपन। लेकिन अब ऊपर वाला आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो उसमें तो कोई बात ही नहीं कर सकते ना अपन। अशोक सपाटे। कितने एकड़ में फसल लगाया आपने? 5 एकड़। कैसी क्या कंडीशन है अभी? पूरी फूट गई है। क्यों, किस वजह से? पानी नहीं है ना। तो कब से नहीं मिल पाया पानी? तो अभी 1 हफ्ता हो गया। तो सिंचाई के साधन वगैरह है? नहीं है सिंचाई के साधन, ऊपर के भरोसे। ऊपर के भरोसे नहर नहीं है। तो क्या अकाल की? अकाल तो है, होएगा ही ना, कहने की बात ही नहीं है। पूरी फूट गई है, मरने लगा। अब क्या देखो क्या होता है आगे, तो
वहीं क्षेत्र के किसान और जिला पंचायत सदस्य राकेश डहरवाल का भी कहना है कि अभी तक की स्थिति के अनुसार जिले में सूखे के आसार नजर आ रहे हैं। ये भैया यहाँ से मैं खुद इस ग्राम का कृषक हूँ। यहाँ पे मैंने लगभग 20 एकड़ ज़मीन पे मैंने यहाँ पे कृषि लैंड है। बारिश के अभाव के कारण मैंने मुश्किल से 10 एकड़ में रोपण का कार्य किया है, लेकिन 10 एकड़ में भी पूरी पानी के अभाव के कारण पूरी खेती में फूट आ गई है, दरारें आ गई है और पूरे ये जो पौधे हैं इनमें बीमारी लगने लगी है। मुझे नहीं लगता कि अब बारिश भी आ जाए तो पौधे में कुछ जान आए, ऐसा मुझे कहीं से नहीं लगता। ये मान के चलिए कि इस वर्ष जो है 100% गिरानी और अकाल है। सर क्या सिंचाई के साधन है कि नहीं यहाँ पे? यहाँ पे हमारे यहाँ सिंचाई के साधन नहर है, एक मुख्य नहर है, लेकिन मुश्किल से यहाँ पे 1000 एकड़ कृषि लैंड होगा जिसमें 200-250 एकड़ पे उसका सिंचाई हो पाती है, बाकी में नहीं हो पाती है। तो क्या चाहते हैं आप? अभी सरकार से मांग करेंगे कि इस बार बालाघाट विधानसभा ही नहीं, पूरे बालाघाट ज़िले में मुझे नहीं लगता कि कहीं अच्छी बारिश आई होगी। सब जगह अकाल की स्थिति है। हम शासन से मांग करेंगे, जिला पंचायत में भी इस बात को रखेंगे हम कि इस बार बालाघाट ज़िले को सूखा घोषित करे और किसानों को मुआवजा दे। रविवार को CSWN छात्रावास में कदम संस्था द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित इस शिविर में संस्था से जुड़े विभिन्न चिकित्सकों द्वारा छात्रावास में पढ़ाई करने वाली सभी छात्राओं के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कदम संस्था की सदस्य डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने बताया कि संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाता है। पिछले रविवार को CSWN छात्रावास में वृक्षारोपण किया गया था, तभी संस्था द्वारा छात्रावास में स्वास्थ्य शिविर लगाने का फैसला लिया गया था, जिसके तहत आज बच्चों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उन्हें निःशुल्क दवाइयों का वितरण किया गया है। हम लोग हर हफ्ते रविवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हैं। किसी के भी जन्मदिन पर, किसी के भी पुण्यतिथि पर, किसी की भी शादी की वर्षगांठ पे, और अगर किसी का ग्रुप में ना भी हो तो भी हम हर संडे सतत निरंतर 10 बजे ठीक समय पे वृक्षारोपण करते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते यहाँ पर इस बालिका छात्रावास में आके वृक्षारोपण किया और हमको ये लगा कि ये बच्चियों को हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है। हमें ये लगा कि इन बच्चों से हम लोग मिले और हमको लगा यहाँ हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है। कई बच्चों को ऐसा लगा खून की कमी है, किसी को दांत में दर्द है, तो हम सब जो डॉक्टर से इस ग्रुप में, तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अगले संडे माने कि आज हम लोग एक यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप रखेंगे। उसमें हमारे साथ बाल शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RK पंड्या सर, डॉक्टर पाराशर सर, डॉक्टर प्रवीण जोशी सर थे, और डेंटिस्ट में हमारे साथ डॉक्टर अमित मिश्रा, डॉक्टर नीलिमा लिल्हारे हैं, और स्किन के लिए भी हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी भोतेकर और एक बाहर नागपुर से आए डॉक्टर भी रहे और डॉक्टर गजबी रहे। मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संघ के पदाधिकारियों ने अध्यापकों का मूल शिक्षा विभाग में संविलियन करने और उन्हें 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान दिए जाने की मांग की है। इस संबंध में संघ के जिला अध्यक्ष रितेश गेडाम और ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश वशिष्ठ ने बताया कि मुख्यमंत्री को अपनी घोषणा का पालन करते हुए सभी अध्यापकों का मूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन भी वैसी कर रहा है, कथनी और करनी में उनका अंतर आ रहा है। अंतर कैसे आ रहा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना रहा है कि एक विभाग होगा, एक पदनाम होगा, हम मांग कर रहे हैं ना भैया, हमें सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता का पदनाम दीजिए, मूल शिक्षा विभाग दीजिए। इसके बाद भी आप यदि राज्य शिक्षा सेवा का गठन कर रहे हैं, हम यहाँ पर मांग कर रहे हैं। हमारी आपत्ति जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रमुखतः 10 बिंदुओं में आपत्ति हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हम यहाँ पर ज्ञापित कर रहे हैं कि इन 10 बिंदुओं में आप संशोधन कीजिए। और हाँ, एक बात है, हम लोग राजपत्र का विरोध नहीं कर रहे, जो है ठीक है। हम ध्यानाकर्षण के माध्यम से हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं वो और जो चीज़ें राजपत्र में आई है, आप उसमें संशोधन कीजिए, हमको मूल विभाग दीजिए, मूल पदनाम दीजिए, सहायक शिक्षक, शिक्षक व्याख्याता का पदनाम दीजिए, तो हम संतुष्ट होंगे। नहीं तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारा सेवा काल 20 साल का हो गया। 20 साल के सेवा काल में 5 साल बीत गया माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, और अभी 15 साल बीत रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में। तो क्या अंतर रहा है? उन्होंने भी बेवकूफ़ बनाया, तो क्या आप भी बेवकूफ़ बनाएंगे?
15 साल का वक्त बहुत होता है, जबकि मेरे पास या हमारी टीम के पास में माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत सारे तथ्य रखे हुए हैं, जिन्होंने कहा था कि मित्रों आपको दिक्कत नहीं है, आपको मूल विभाग मिलेगा, आप आज से शिक्षक हैं। मैं दिनेश कुमार वशिष्ठ, शासकीय अध्यापक संघ ब्लॉक अध्यक्ष बालाघाट। किस संबंध में आज ज्ञापन सौंपने के लिए आए? पहली बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि आज से सभी लोग जो हैं सभी अध्यापक शिक्षक होंगे। उनके घोषणा के अनुरूप उन्होंने एक आदेश जारी किया, तो अभी अध्यापकों का मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा विभाग में जो है संविलियन किया गया है। संविलियन किया गया, उसमें व्याप्त बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। पहली बात तो हमारी मूल पहली मांग ये थी कि हमको हमारा जो है मूल शिक्षा विभाग में जो है हमारा संविलियन किया जाए, लेकिन मूल शिक्षा विभाग से इतर विसंगति से भरमार ऐसे आदेश जारी किए गए हैं जिसमें तमाम दिक्कतें हैं। पहली बात तो है वरिष्ठता का इतना हनन किया गया है, अभी तक की वरिष्ठता को शून्य कर दिया गया है। और जो मूल पदनाम जिसकी हम बात करते हैं कि हमको जो हमारा मूल पदनाम होता है सहायक शिक्षक और व्याख्याता, ये नाम न देकर बहुत सारे उसमें नया पदनाम जोड़ दिया गया। मुख्यमंत्री द्वारा बार बार की जा रही झूठी घोषणा और उस पर अमल नहीं किए जाने से अध्यापकों में भारी नाराजगी है। इसी नाराजगी को दिखाते हुए मध्य प्रदेश शासकीय संघ द्वारा रविवार 5 अगस्त को वारासिवनी के तहसील कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने एक कैडर की बात कही थी और 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान दिए जाने की घोषणा की थी, लेकिन उनका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। जी, मैं सेवकराम जयद्वार, मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन ब्लॉक शाखा खैरलान जी के वारासिवनी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। किस संबंध में आज ज्ञापन सौंपा? सर, हम लोग मध्य प्रदेश शासन का 30 जुलाई को राजपत्र जारी हुआ है, जिस राजपत्र में मध्य प्रदेश शासन ने हमें शिक्षक बनाकर शिक्षा विभाग में संविलियन करने की बात कही थी, परंतु उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। शिक्षक बनाने की जगह हमें प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक के नाम दिया गया है, जो न्याय संगत में है। क्या मांग है आपकी? प्रमुख मांग में यही है कि हमारा मूल जो पद है शिक्षा विभाग में संविलियन शिक्षक पद पर करें, सरकार से मांग है हमारी। शिक्षक पद का नाम नहीं दिया गया? नहीं, इसमें नया नाम दिया गया है माध्यमिक शिक्षक, और स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य सेवा शिक्षा, इस पर जो है इनका हमारा संविलियन किया गया है। और एक खास बात है कि इसमें हमें 1 जुलाई 2018 से इस विभाग में संविलियन की बात कही और नई नियुक्ति मान रहा है। अच्छा, नई नियुक्ति में किस तरह से आपको प्रभावित होंगे? जैसे नई नियुक्ति में प्रभावित ये सर, हम कि पिछले 98 से हम कार्यरत थे। हमारा जो अध्यापक साथी है, पहले शिक्षाकर्मी भर्ती हुआ करती थी, उसमें 98 से हम भर्ती अध्यापक है, और 2007 में हमारा अध्यापक पद में संविलियन हुआ। उस समय भी हमारी जो वरिष्ठता है वो पूर्णतः समाप्त हो गई, और आज सरकार का एक ज़बरदस्त हथकंडा जो हमारे सामने आया है कि हमारी नई नियुक्ति अब 1 जुलाई 2018 से मानी जा रही है, जिसमें हमारी वरिष्ठता जो है और हमारी जो सेवा की गई ये सब। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत बकौड़ी में एक 17 वर्षीय युवती रोशनी पंचेश्वर ने कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। बेहोश हुई इस युवती को सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। भाजपा महिला मोर्चा की बैठक 5 अगस्त को वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम सिकंदरा में आयोजित की गई। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष निर्मला पटले और जिला महामंत्री भारती पारधी की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह से कमर कसकर तैयार रहने के निर्देश दिए गए। कि क्या हुआ था, बीच में सारे मोर्चों के पदाधिकारियों को बुलाया था, लेकिन महिला मोर्चे के जो पदाधिकारी थे उनको आज बुलाया गया अलग से। और चूंकि 50% मतदाता महिलाएं भी हैं, इसलिए महिलाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण है चुनाव के दृष्टिकोण से। और महिला मोर्चा सक्रिय भी है हमारा, लेकिन फिर भी क्या है, सरकार की योजना गांव तक जाना, महिलाओं को बताना, और सरकार की योजना का जो लाभ जनता को मिल रहा है, तो ये लाभ कौन दे रहा है? हमारे नेता नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं। ये जन जन तक पहुंचाना, इस उद्देश्य को लेकर के और आज ये बैठक आहूत की गई। चुनाव में किस तरह से परिणाम मिलेंगे, महिलाओं के किस तरह से रहेगा उसमें? हम तो ऐसा मान के चलते हैं कि ज़्यादा जो फोकस है वो महिलाओं पर है,
योजनाओं का, तो परिणाम अच्छे मिलेंगे, महिलाओं के मत भी मिलेंगे और जैसा हमको प्रतीत होता है महिलाओं की सहानुभूति भी है भारतीय जनता पार्टी के साथ। अच्छा, ये कहा जा रहा है बैठक में कि सक्रिय तरह से महिलाएं जो रहे एक्टिव होकर काम करने थे उस तरह से नहीं कर पा रही है। अब क्या होता है, देखो महिलाओं की कुछ मजबूरियां रहती हैं, साथ पुरुष तो अकेला भी कहीं जा कर के फील्ड में काम कर लेता है, लेकिन महिलाओं के साथ कुछ बंधन रहते हैं, वो अकेली नहीं जा पाती, साधन है नहीं है, ग्रामीण स्तर में बहुत बड़ा। पूरा परिचय। मैं भारती पारधी, भारतीय जनता पार्टी की ज़िले की महामंत्री हूँ, महिला मोर्चे की ज़िले की महिला मोर्चे की प्रभारी हूँ और आज इस बैठक को लेने मुझे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार यहाँ बैठक लेने आना पड़ा। तो ये महिला मोर्चा नगर और ग्रामीण होने की जो बैठक आयोजित की गई तो क्या दिशा निर्देश दिए गए? भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक मिशन को लेकर चल रही है कि अब की बार 200 पार, और आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव की भी हम गणना देखें और पिछले चुनाव का भी हम रिजल्ट देखें तो तीनों बार जो हमारे मुख्यमंत्री की कल्याणकारी योजना है उसका लाभ जो महिला बहनों को मिला और महिलाओं के कारण ही हमारे महिलाओं के वोट बैंक को देख ले हम, या महिला वोटर्स के कारण ही हम तीसरी बार सरकार बना सके, उसी उद्देश्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की आज हम पृथक से बैठक कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले अनेक मोर्चों की बैठक हमारे सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन महिला मोर्चे को उससे अलग रखा गया और महिलाओं को सक्रिय करने के लिए महिलाओं की योजनाओं का लाभ हितग्राही को मिल रहा है और उसको उस योजना का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किस सरकार के कारण मिल रहा है, इन सब की जानकारियों को देने के लिए हमने ये बैठक का आयोजन किया है कि हमारी कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर तक की महिलाओं से मिलें और योजनाओं के बारे में बताएं। उपस्थिति बहुत कम दिख रही ग्रामीण नगर मंडल की। निश्चित तौर पर आपका कहना ठीक है कि ग्रामीण और नगर की एक साथ बैठक होने के कारण भी हमारी उपस्थिति कम है। आप जानते। परिचय। मैं निर्मला पटले और जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और वर्तमान में मैं अभी यहाँ आज जो बैठक हो रही है वो मैं विधानसभा वाराणसी विधानसभा की महिला मोर्चा की प्रभारी हूँ। ये बैठक किस संबंध में आयोजित की गई है और क्या? आज नगर और ग्रामीण महिला मोर्चा वाराणसी की बैठक यहाँ रखी गई है और बहनों को उनके जो पद है उनसे अवगत कराया गया है और उनको उनके दायित्व का निर्वहन करने के लिए उनको कहा जा रहा है और कैसे पार्टी का विस्तार करना है हमको ये उनको समझाया जा रहा है। और हमारी जो जनहितैषी हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं वो उन लोगों को घर घर तक पहुंचाना है, ये उनको बताया जा रहा है। अभी हमारी नगर में और ग्रामीण स्तर में एक पंचायत में कभी 2 बूथ है, कहीं 3 बूथ हैं, उन बूथों में 5-5 महिला सदस्यों की रचना की जा रही है। वो महिला सदस्य घर घर जाएंगी और हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और हमारे डॉक्टर योगेंद्र निर्मल विधायक जी ने जो कार्य किए हैं वो घर घर तक पहुंचाएंगी। चुनाव में क्या भागीदारी रही थी? चुनाव में अब देखिए स्वतंत्र संग्राम सेना जब स्वतंत्र संग्राम हुआ था और हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो हमारी महिलाओं ने कंधे से कंधे मिलाकर इस स्वतंत्रता दिलाई थी देश को। तो आज तो हमारे जब इतना वाराणसी में 5 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की बैठक हुई। बैठक में गौरक्षा, धर्म रक्षा, नारी सुरक्षा सहित अनेक मामलों पर चर्चा की गई। अध्यक्ष हीरा सिंह भाटिया। आज जो बैठक आयोजित की गई तो बैठक में मुख्य बिंदु क्या है? आज के जो हमारे मुख्य बिंदु है, पहले तो हमारी जो अभी बैठक हो रही है बालाघाट जिले के सभी प्रखंडों में हो रही है और आज वाराणसी प्रखंड में बैठक हुई। हमारे जो कार्यक्रम है, आगामी जो कार्यक्रम है, पहला जो हमारा कार्यक्रम है कि अखंड भारत दिवस का कार्यक्रम 10 तारीख तक से लेकर 15 तारीख तक पूरे बालाघाट जिले के सभी प्रखंडों में कार्यक्रम किया जाएगा। और उसके बाद जो भी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा हो रही है, आपने बीच में देखा था कि कई वर्षों पहले आतंकवादियों के द्वारा हमको चुनौती दी गई थी कि कोई भी यहाँ पर बाबा बूढ़ा अमरनाथ में यात्रा में दर्शन करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन बजरंग दल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बजरंग दल ने आह्वान किया कि आज से सभी बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में वर्ष में एक बार बजरंग दल के आह्वान पर जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं वो वहाँ पर दर्शन करने के लिए जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि बजरंग दल के आह्वान पर हज़ारों लाखों की तादाद में वहाँ पर हमारे सभी दर्शनार्थी वहाँ पर भगवान जी की पूजा करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए हर वक्त जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और सौभाग्य की परिचय। मैं शैलेंद्र बंटी बिसेन, जिला संयोजक बजरंग दल। आज प्रखंड वाराणसी में प्रखंड बैठक आयोजित की गई।
इसमें आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। जैसे अभी हमारा 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में अखंड भारत दिवस मनाया जाएगा, उसकी रूपरेखा तैयार की गई। और उसके बाद 21 अगस्त से 25 अगस्त के बीच हमारी बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा है, जो 21 तारीख को जबलपुर से सुबह निकलेगी। उसकी भी यहाँ पे रूपरेखा तैयार की गई और इसी में जाने वाले यात्रियों की संख्या कुछ निकल कर आई है। अभी तक हमारे यहाँ से पूरे बालाघाट ज़िले से 12 से 15 व्यक्तियों का रिजर्वेशन हो चुका है बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा में जाने के लिए, और बाकी संख्याएं आना अभी तय है लगभग, जैसे कि 40 संख्या अपने बालाघाट ज़िले से जाने की संभावना है। किस उद्देश्य से जा रहे हैं बाबा बूढ़ा अमरनाथ? रविवार को जिला भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे की एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बस्ती प्रमुख बनाने, बूथ समितियों का निर्माण करने सहित आगामी चुनाव की रणनीति के विषय में चर्चा की गई। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी और भाजपा युवा नेत्री श्रीमती मौसम हरिनखेड़े की प्रमुख उपस्थिति में अनुसूचित जाति के 100 से अधिक लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मोहल्ले में कमल लानेवाल भी, रवि लोग मजार से युवा साथी हमारे राजेश आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आइए डोंगरे सरगम डोंगरे शुभम का भी स्वागत किया जा रहा है। ऐसे कुछ युवा साथी हैं। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश मंत्री प्रवीण मेश्राम ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के विरुद्ध एक बैठक बालाघाट जिले भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में 100 से अधिक अनुसूचित जाति के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने जो अनुसूचित जाति मोर्चे के कंधे में इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 200 पार, अब की बार 200 पार अनुसूचित जाति मोर्चा है तैयार, ऐसे उद्देश्य को लेकर आज बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से बस्ती प्रमुख बनाना, मतदाताओं में बूथ की समिति बनाना, अनुसूचित जाति वर्ग में मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को पहचाना और भारतीय जनता पार्टी की 2019 में विजय करना, इसी लक्ष्य और संकल्प के साथ आज बैठक आयोजित की गई थी। हॉकी की दुनिया के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है। वहीं खेल दिवस पर समस्त खेल संघ द्वारा जिले के सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। यह फैसला रविवार को नगरपालिका में आयोजित एक बैठक में लिया गया, जहां समस्त खेल संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आयोजित इस बैठक में कार्यक्रम के आयोजन को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। साथ ही कार्यक्रम का आयोजन नगरपालिका परिसर में किए जाने का फैसला लिया गया। साथ ही सभी खेल संघों के पदाधिकारियों से 15 अगस्त तक खिलाड़ियों की लिस्ट जमा करने को कहा गया है। इसके अलावा इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने बताया कि 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती व राष्ट्रीय खेल दिवस पर समस्त खेल संघ द्वारा तमाम प्रकार के खिलाड़ियों, खेल से जुड़े पदाधिकारियों व खेल को बढ़ावा देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। ग्राम बगदरा में 4 दिन पहले मारपीट की घटना में घायल हुई युवती लक्ष्मी बनोटे को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार 1 अगस्त को गांव में 13वीं के भोज में विवाद होने पर एक परिवार द्वारा लक्ष्मी के पिता से मारपीट की जा रही थी। तभी अपने पिता को बचाने लक्ष्मी वहां पहुंची तो उसे धकेल दिया गया। इस पर गंभीर चोट आने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। यहां स्थिति में सुधार नहीं होने पर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था।
बाजू में शिवरो जी के यहाँ टेरवी थी रोटे। क्या करते हैं आप? चक्की चलाते हैं। जो घायल है वो लड़की कौन है? मेरी बेटी है। कैसी घटना हुई है? मैं शिवरो जी के यहाँ खाना खाने गया था। कब गए थे? 21 तारीख की रात। 1 तारीख की रात को 8:30 बजे करीब हमने खाना खाया तो मैंने बोला चावल नहीं खाता, पूड़ी दे दो। तो हराम बनोटे जी ने बोला आप भिखारी हो, पूड़ी क्यों मांग रहा है? तो मैंने बोला जो बोलना है बोलो भैया। तो फिर मारपीट करने लगे, पूड़ी मांग रहा है करके। तीनों बेटा आके मेरे को तोड़ गए। फिर मेरी बेटी मेरी पत्नी वहीं बाजू में थी, बचाव के लिए आया तो इनको नाली में उठा के पटक दिए। उसके बाद में बेहोश हो गई। तो घर लेके कौन बेहोश हो गई? मेरी बेटी रश्मि। घर लेके आया, घर में आधा घंटा तक के डॉक्टर लगा। उसके बाद में बूढ़ी हॉस्पिटल लाए, हॉस्पिटल से गाड़ी ले आके यहाँ ग्लूकोज लगी। अच्छा ये बताओ, ये आपका रंजिश कब से ही है? कुछ नहीं सर, कोई दुश्मनी कोई दुश्मनी मगर एकाएक फिर कैसा बोल दिया हमने? सब गांव के लोग क्या होता है, हमने अपने मन से पूड़ी मांग ली तो भिखारी बोल दिए हैं। तो आपने कुछ बोले होंगे? मैंने बोला सर भिखारी बोला कुछ भी बोलो भाई, मैं मांग रहा हूँ, मैं मांग के खा रहा हूँ है। इसे कहा गाली गुप्ता देने लगे, मारपीट हो गई। बालाघाट डाक संभाग द्वारा आयोजित दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत रविवार को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। वीरांगना रानी दुर्गावती स्कूल में आयोजित इस लिखित परीक्षा में 168 विद्यार्थियों में से 160 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 8 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुपस्थित रहे। डाक टिकटों का संग्रह के तहत आयोजित इस लिखित परीक्षा में बालाघाट, सिवनी और नैनपुर के विद्यार्थी शामिल। सर आज ये जो परीक्षा आयोजित की गई है, ये क्या परीक्षा है, इसका उद्देश्य क्या है, कितने बच्चे सम्मिलित हुए हैं और कहाँ से? आज ये जो परीक्षा आयोजित हो रही है, दीनदयाल स्पर्श योजना लिखित क्विज परीक्षा के नाम से, ये परीक्षा भारत सरकार के पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित हो रही है और ये इस परीक्षा का दूसरा वर्ष है। पिछले वर्ष ये परीक्षा आयोजित हुई थी, लेकिन इस परीक्षा का परीक्षा केंद्र जो है वो जबलपुर में था, तो बच्चों को थोड़ी जाने आने में असुविधा हो रही थी। इस बार हमारे आदरणीय अतुल तिवारी जी जो एसएसपी हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं बालाघाट में, आपके विशेष प्रयास से बालाघाट में ये सेंटर आयोजित हुआ और डाक टिकटों को जमा करने के लिए, सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, डाक टिकट संग्रह में रुचि जागृत करने के लिए भारत सरकार के डाक विभाग द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस वर्ष बालाघाट में 168 बच्चे पंजीकृत हुए, जिसमें से 160 बच्चे इस परीक्षा में, जो कि 6वीं से 9वीं क्लास के अध्ययनरत विद्यार्थी होते हैं, वो इस परीक्षा केंद्र पर सम्मिलित हो रहे हैं। कहाँ के बच्चे हैं बालाघाट के अलावा? बालाघाट के अलावा सिवनी और नैनपुर से यहाँ बच्चे शामिल हुए हैं। इस डाक सर्किल में डिंडोरी और मंडला भी शामिल होता है। वहाँ के बच्चे जो है वो इसी मंडल में शामिल हैं, लेकिन वो जबलपुर केंद्र से सम्मिलित हो रहे हैं। बहेला क्षेत्र के ग्राम मिरिया में जमीन विवाद को लेकर चाचा ने अपने भतीजे को कुल्हाड़ी मारकर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक ज्ञानदास रतौने का अपने चाचा शेष राम के साथ जमीन का विवाद चल रहा था। इसी बात को लेकर 5 अगस्त को दोनों में विवाद हुआ। इस पर शेष राम ने ज्ञानदास पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इससे ज्ञानदास की मौत हो गई। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद की बैठक रविवार को आयोजित की गई। इस बैठक में 9 अगस्त को आयोजित आदिवासी दिवस पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।
लेकिन हम अपने हिसाब से क्या कितने में बनाएंगे और आज इसके साथ ये रहेगा तो आप पर पैकेट बताओ कितना 15,000। मेरा नाम है रविंद्र सिंह उइके। और आज जो बैठक आयोजित की गई किस संबंध में की गई है, क्या मकसद है इसका? आज ये हमारी बैठक है 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाना है, जिसमें हमने समस्त मूल निवासी आदिवासी कमेटी का गठन किया हुआ है, जिनको अलग अलग कार्य सौंपे हैं। और हम इसको 9 अगस्त को एक रैली की तरफ निकालेंगे और रैली यहाँ से अंबेडकर चौक, हनुमान चौक, महावीर चौक और काली पुतली चौक होते हुए इसी भवन में आएगा और यहीं आकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम में? संदेश ये है कि हमारे जितने भी मूल निवासी आदिवासी हैं वो जागरूक हों और उन्हें मालूम हो कि हमारे अधिकार क्या है और हमें क्या व्यवस्था मिलना चाहिए शासन की तरफ से। बिरसा पुलिस ने कुंडे कसा हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए मोहर सिंह की हत्या के आरोप में उसके बेटे समल सिंह और पत्नी मुर्री बाई को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मां बेटे ने जादू टोना के शक में मोहर सिंह की हत्या कर दी थी। दोनों को बैहर की अदालत ने न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। जिला सर्ववर्गीय कलार समाज द्वारा 5 अगस्त को प्रतिभा सम्मान समारोह और महिला मोर्चे के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 75% से अधिक नंबर लाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज के अध्यक्ष अमृतलाल धोवारी ने कहा कि हमारे समाज का जो भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से खड़ा होगा उसे पूरे समाज का समर्थन मिलेगा। यदि कोई पार्टी कलार समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाती तो हम निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करेंगे। कमी है जिन्होंने 500 में से 482 अंक प्राप्त किया है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 18 नंबर पे कटे हुए हैं पूरे 6 जगह। मेरिट टॉप 10 में इन्होंने अपना नाम सम्मिलित किया था। नीता धापड़े जी संयोजक है और पूजा ढाके जी अध्यक्ष हैं और वंदना पिंगलवाड़ जी पद को निभाना। जल्दी दौड़ा रखे हैं। इसके बाद में तैयार है लच्छे ढाके। इस बार तैयार है लच्छे ढाके। लच्छे ढाके हर शाम तालियों से बच्चों को उत्साह करें। इसके बाद में राखी ढाके, चुनटी ढाके ये बैहर से आएंगे। मैं अमृतलाल द्वारे जिला अध्यक्ष सर्ववर्गीय कला समाज बालाघाट। आज सर्ववर्गीय कला समाज बालाघाट द्वारा स्वर्गीय कमल नारायण जायसवाल जी की स्मृति में समाज द्वारा समाज के होनहार बच्चों को आज पारितोषिक से वितरित किया गया है। इसमें हमारे समाज के 10वीं और 12वीं के जो बच्चे 75% से अधिक मार्क लाए हैं उन्हें हम सम्मान कर रहे हैं समाज द्वारा। इसके साथ ही हमारे महिला बुजुर्ग जो है सम्मानीय उनका सम्मान हमारी महिला समिति द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही बच्चों के कैरियर गाइडेंस के लिए हमने एक अलग से कार्यक्रम रखा है। वो भी हमने समाज की ओर से बच्चों के कैरियर गाइडेंस का एक कार्यक्रम रखा है, वो उसको भी हमने प्रस्तुत किया है। ये पूरा कार्यक्रम सर्ववर्गीय समाज द्वारा किया गया है। इस एक कार्यक्रम को हमने अपने समाज की महिलाओं द्वारा किया गया है। कार्यक्रम को हमने महिलाओं को किया है ताकि समाज की महिलाएं आगे आएँ और समाज जब तक महिलाएं सब समाज के आगे नहीं आएगा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से हमने महिलाओं को आज आगे किया है और ये कार्यक्रम को हमने सफल बनाया है। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह हम आगे भी अपने समाज का अच्छा कार्यक्रम करते रहेंगे। ये कार्यक्रम हमारे पूरे जिले का सभी वर्गों के साथ मिलकर किया है और सर्ववर्गीय कला समाज सभी वर्गों को साथ में लेकर चल रहा है। समाज में एकजुट लाने के लिए और सबको इकट्ठा करने के लिए हमने कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी तरह हम राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने समाज की दावेदारी बढ़ा।
रूपसर क्षेत्र में दूल्हापुर राशीमेटा मार्ग पर मोटरसाइकिल सहित पुलिया से नीचे गिरने से एक 19 वर्षीय युवक रूपलाल धुर्वे की मौत हो गई। यह युवक अपने गांव से राशीमेटा की ओर जा रहा था, तभी पुलिया से वह नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। नगर के वार्ड नंबर 12 बूढ़ी में एक कुएं के पास उत्पात मचा रहे बंदरों में से बंदर का एक बच्चा कुएं में गिर गया। इस पर कुएं के चारों ओर बंदरों ने डेरा डाल दिया। इस मामले की खबर वन विभाग के अधिकारियों को दिए जाने पर भी समय पर वन विभाग से कर्मचारी नहीं पहुंचे, जिससे कुएं में ही बंदर की मौत हो गई। बाद में वन विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर मृत बंदर को बाहर निकाला। नाम बताया? मेरा नाम कन्हैया लाल पटले है, वार्ड नंबर 12। अच्छा, क्या हुआ आज आप लोग पूरे डंडे उंडे लेके खड़े हैं यहाँ पे? ये यहाँ क्या हुआ, सुबह बंदर इधर उधर आते ही मोहल्ले में, तो बंदर क्या हुआ, वो गच्ची से जंप मार रहा था, बंदर नीचे गिर गया कुएं के अंदर। कुएं के अंदर गिरा तो उसको काफ़ी देर तक हम लोगों ने संभाल के रखा कि वो बच जाए, जैसे तैसे करके फिर निकालने की कोशिश की, पर बंदरों का अचानक अटैक हुआ मोहल्ले में। तो उसके बाद में क्या हुआ, फिर हमने फॉरेस्ट वालों को फ़ोन किए। लगभग अभी जो मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ इसके समथिंग 3 घंटा पहले मैंने सीसीएफ सर से भी बात किया, रेंजर मैडम से, आरओ मैडम से भी बात किया। एसडीओ सर ने फ़ोन नहीं उठाया वहाँ पे, तो उसके बाद में 100 डायल को कॉल किया मैंने, सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया। अभी क्या है, मोहल्ले की हालत ऐसी कि घर से बाहर निकलना दुभर हो गया लोगों का। तो अभी की कंडीशन के हिसाब से तो बंदर की मृत्यु हो चुकी है, और इसमें टोटल जो लापरवाही है फॉरेस्ट वालों की है। आज आप लोग यहाँ पर आए थे, कैसे आना हुआ था? भाई इन लोगों ने सूचना दिए थे, सूचना के अनुसार से अपन लोग पहुँचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि 3 घंटा लेट आने का आरोप लगा रहे हैं। नहीं, 3 घंटा अगर ये होता है कि जैसे अब वहाँ एक ही जगह ऑफिस में बैठे नहीं रहते हम लोग, क्योंकि जैसे खबर लोगों से लग गया, गाड़ी का डीजल देखना पड़ता है। अच्छा, इसी वजह से। तो अभी क्या कंडीशन है यहाँ पे? जैसे देखा जा रहा है कि बंदर ने काफ़ी आतंक मचा के रखा हुआ है, लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वो इसी वजह से है कि पानी के ऊपर अंदर में डूब गया है। डूबने के बाद में 2-3 घंटे बाद में निकलेगा, उसके बाद उसको ले जा लेंगे, उसके बाद ही ये होगा खत्म। भटेरा चौकी रोड पर बालाघाट हॉस्पिटल के सामने एक ट्रांसफार्मर में रविवार की शाम अचानक आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं विद्युत विभाग के कर्मचारियों का काफी देर तक इंतजार किया जाता रहा। गौतम ब्रह्म, फायरमैन। ये बताइए कैसी क्या घटना घटी थी, ट्रांसफर में आग लगी थी? हमको फ़ोन द्वारा सूचना मिली और एक भैया भी नगर पालिका में आए तुरंत में कि ट्रांसफार्मर में बालाघाट हॉस्पिटल के सामने आग लगी है। हम तुरंत गाड़ी निकाल के घटनास्थल में पहुँचे और तुरंत में हमने आग पर काबू। अभी क्या है स्थिति? नॉर्मल है, आग बुझ गई है। नगर के वार्ड नंबर 32 मोतीनगर स्थित एक सोने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 45,000 रुपए के जेवरातों की चोरी कर ली।
बीती रात यह वारदात उस समय हुई जब इस मकान में रहने वाले विजेंद्र सिंह टेम्बरे अपने पैतृक गांव लोहारा गए हुए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गर्रा स्थित बूढ़ी खैर माई मंदिर में अखंड रामायण पाठ का समापन किया गया। इस अवसर पर अनेक धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही भंडारे का आयोजन भी किया गया। मैं दिनेश पंचेश्वर ग्राम पंचायत गर्रा का उप सरपंच हूँ। सर क्या कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, किस उपलक्ष्य में हो रहा है, क्या मकसद को लेकर कर रहे हैं आप लोग? सर आज ये कार्यक्रम जो हो रहा है ये बूढ़ी माई खैर मंदिर में, ये पुराना मंदिर है ग्राम पंचायत गर्रा का, और ये कार्यक्रम यहाँ अखंड रामायण किया जा रहा है और यहाँ पर भंडारा का कार्यक्रम भी रखा गया है और सभी लोग यहाँ ग्रामजन उपस्थित होकर यहाँ पर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। कब से करते आ रहे हैं? ये कम से कम सर पूर्व से किया जा रहा है यहाँ पर। क्या मकसद है इस कार्यक्रम को करवाने? इस कार्यक्रम का मकसद ये है सर कि हमारे गांव में जागरूकता बना रहे और गांव के लोगों को वातावरण बनाए और अच्छे व्यसन पर अच्छे व्यसन से दूर रहे और अच्छे व्यसन पर अच्छे कार्य करे, अपने बाल बच्चों के साथ में अच्छा आगे बढ़कर अपने ग्राम का विकास करे। कब से स्टार्ट किया गया था ये कार्यक्रम? सर कल जो सर लगभग यहाँ पर 1 बजे से कार्यक्रम चालू किया गया था और आज यहाँ पर माँ प्रसादी का कार्यक्रम है, भंडारा का कार्यक्रम है, विशाल भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है यहाँ पर। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। कोतवाली पुलिस ने किया चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 लाख के जेवरात किए बरामद, 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल। जमीन विवाद को लेकर चाचा ने की भतीजे की हत्या। कांग्रेस की प्रचार प्रसार समिति की बैठक, आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा की तैयारी, भाजपा की पोल खोलने लेंगे सभाएं। पुलिया से मोटरसाइकिल सहित गिरने से एक युवक की मौत और अध्यापकों ने की मूल शिक्षा विभाग में संविलियन की मांग, मुख्यमंत्री से बाधा निभाने की लगाई गुहार। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।